नमस्कार। तो ऊष्मा का दूसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। पहला वीडियो 12-14 मिनट का हो गया था और वो ज़्यादा बड़े वीडियो मैं समझता हूँ बनाना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मन ऊब जाता है ज़्यादा बड़ा वीडियो देख के। तो इस वीडियो में बात करेंगे ऊष्मा संचरण की विधियों की, कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है। पहली विधि चालन अर्थात कंडक्शन, दूसरी संवहन अर्थात कन्वेक्शन, और तीसरी विधि विकिरण जिसे कहते हैं रेडिएशन। ठीक है ना। तो पहली विधि की बात करें, चालन, यानी कि ऊष्मा का ट्रांसफ़र हो रहा है। कौन सी विधि से हो रहा है? चालन विधि से हो रहा है। जब भी चालन विधि से ऊष्मा का ट्रांसफ़र होगा, हीट का ट्रांसफ़र होगा, तो उसमें माध्यम की आवश्यकता होगी। माध्यम कुछ ना कुछ होना चाहिए, चाहे ठोस हो, चाहे तरल हो, चाहे गैस हो, तो माध्यम की आवश्यकता होगी। लेकिन ख़ास बात यह है कि केवल ठोस में और पारे में, कोई भी वस्तु ठोस हो या आपके पास पारा हो, पारा एक धातु है लेकिन द्रव रूप में है, तो ठोस वस्तु हो या पारा हो, पारा अर्थात मरकरी थर्मामीटर में भरा हुआ होता है, इन दोनों में हीट का ट्रांसफ़र होगा तो कौन सी विधि से होगा? चालन की विधि से होगा। याद रखने वाली बात है। प्रश्न पूछा जाता है ठोसों में ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होता है, तो चालन से होता है। ठीक है ना। चालन विधि कैसे काम करेगी? इस विधि में क्या होता है कि जब भी आप किसी ठोस को गर्म करते हैं, मान लो इस किनारे को गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर ठोसों के अणु ज़्यादा गति नहीं करते हैं, ठोसों के अणु ज़्यादा गति नहीं करते, तो ठोसों के अणु एक से दूसरी जगह तो नहीं जाते, लेकिन अगर यहाँ के अणु गर्म हो गए हैं तो बगल वाले अणु को वो अपनी ऊष्मा ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर आपने कोई लोहे की छड़ गर्म करना शुरू की है, इस कोने पे आप गर्म कर रहे हैं, तो इस कोने के अणु गर्म हो जाएंगे। पहले वो अणु क्या करेंगे? बगल वाले अणु को ऊष्मा दे देंगे जो उनसे ठंडा है। वो वाला अपने बगल वाले को दे देगा, फिर वो वाला अपने बगल वाले को दे देगा। तो ऐसे हीट किधर जाएगी? पूरे में फैल जाएगी। तो जब ठोसों में हम एक कोना गर्म करें तो पूरा कोना गर्म हो जाता है। आपने कभी देखा होगा कि अगर लोहे की रॉड अगर एक सिरा गर्म है तो पूरा सिरा गर्म हो जाता है। तो ये विधि कौन सी कहलाती है? चालन विधि कहलाती है। तो चालन विधि में माध्यम की आवश्यकता होती है। चालन विधि से किस किस में ऊष्मा ट्रांसफ़र होता है? ठोस में और पारे में। इसमें क्या होता है? पदार्थ के कण या अणु स्थान नहीं बदलते। मैंने जैसा कि आपको बताया कि चालन विधि में किसी भी पदार्थ के कण हैं या अणु हैं, वो अपना स्थान चेंज नहीं करेंगे। यानी कि आपने इस एरिया में गर्म किया तो यहाँ से गर्मी पूरे में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी, लेकिन यहाँ के अणु या कण अपना स्थान चेंज नहीं करेंगे। तो क्या लिखा है? पदार्थ के कण या अणु स्थान चेंज नहीं करते, बल्कि पास वाले कम ऊष्मा वाले कण को ऊष्मा दे देते हैं। अगर आपने यहाँ गर्म किया है तो यहाँ के अणु पहले गर्म होंगे, बगल वालों जो उनसे कम ऊर्जा ऊष्मा वाला है उसको ऊष्मा दे देंगे, फिर वो अपने बगल वाले को ऊष्मा दे देगा। तो ऐसे करके पूरा ठोस क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो ऊष्मा स्थानांतरण की पहली विधि चालन। प्रश्न पूछा जाएगा ठोसों में और पारे में चालन विधि से ऊष्मा का ट्रांसफ़र होता है। दूसरी विधि क्या है? संवहन, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तरल और गैसों में, ठीक है ना, जो भी आपके तरल हैं, जो भी आपके तरल पदार्थ हैं ना, बहने वाले, और गैसों में है ना, जो द्रव हैं आपके, जो भी द्रव है, लिक्विड है या आपकी गैस है, वो कैसे गर्म होती है? कौन सी विधि से गर्म होती है? संवहन विधि से गर्म होती है। संवहन विधि में क्या होता है कि अणु अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, अणु अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, जबकि चालन विधि में अणु अपना स्थान चेंज नहीं कर रहे थे। अब एग्जाम्पल समझिए, आपने एक बर्तन में गर्म पानी होने रखा, गैस ऑन की, गैस से क्या होगा? तली गर्म होगी पहले उस बर्तन की, फिर नीचे का पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आग उसमें जलेगी तो सबसे पहले नीचे का पानी गर्म होगा। जब नीचे का पानी गर्म होगा तो वो पानी के अणु कहाँ चले जाएंगे? ऊपर, और ऊपर से ठंडे कहाँ आ जाएंगे? नीचे। फिर वो गर्म होकर ऊपर आ जाएंगे, ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा? अणु अपना स्थान चेंज करते रहेंगे और पूरा द्रव क्या हो जाएगा? आपका गर्म हो जाएगा। तो संवहन विधि किस में काम कर रही है? तरलों और गैसों में ऊष्मा के ट्रांसफ़र के लिए कौन सी विधि काम आती है? संवहन। अगर आप बात करें वायुमंडल कैसे गर्म होता है, तो वायुमंडल संवहन विधि से गर्म होता है। कैसे? सुबह जब सूरज निकला तो सूरज की रोशनी ज़मीन से टकराई तो सबसे पहले ज़मीन गर्म होगी। जब ज़मीन गर्म होगी तो ज़मीन के संपर्क में जो हवा है, जो हवा ज़मीन से चिपकी हुई है, वो गर्म हो जाएगी। और वो गर्म हवा कहाँ चली जाएगी? ऊपर। ठंडी हवा कहाँ जाएगी? नीचे। फिर वो गर्म होकर कहाँ चली जाएगी? ऊपर। आपके कमरे में क्या लगा हुआ है? एसी लगा हुआ है, तो एसी कमरे में ऊपर लगा हुआ है। आप नीचे रह रहे हैं कमरे में, जो हवा आपकी बॉडी से टकराती है वो गर्म हो जाती है, वो कहाँ चली जाती है? ऊपर। ऊपर एसी ठंडी कर देता है, ठंडी करके वो हवा भारी हो जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर आपकी बॉडी टकरा गर्म हो जाती है, फिर वो ऊपर चली जाती है। तो क्या हो रहा है? ये संवहन धाराएँ बन रही हैं। संवहन विधि में क्या होता है? संवहन धाराएँ बन जाती हैं कि हवा ऊपर गई, ठंडी हो गई, नीचे आई, फिर गर्म हो गई, फिर ऊपर गई। या फ्रिज में समझिएगा आप,
फ्रिज में आपका जो चिलर होता है जिसमें आइस जमती है वो ऊपर लगा होता है। आपने खाने पीने का सामान फ्रिज में नीचे भर दिया है, तो क्या होगा, जो सामान नीचे है उनसे टकराएगी हवा तो गर्म हो जाएगी, वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर लगा हुआ है फ्रिज में, क्या चिलर लगा हुआ है ना, ऊपर क्या लगा हुआ है, चिलर ऐसा करके लगा होता है ना फ्रिज में, ऐसा करके यहाँ पे आपका चिलर लगा हुआ है। यहाँ आपके डब्बे रखे हुए हैं खाने पीने के सामान के, इनसे टकरा के हवा ऊपर जाएगी, चिलर से क्या हो जाएगी, ठंडी, फिर नीचे आ जाएगी। फिर जब ये गर्म होगी हवा फिर ऊपर पहुंच जाएगी, फिर चिलर ठंडा कर देगा टकरा के, फिर नीचे आ जाएगी। तो क्या होगी, हवा ऊपर उठी नीचे आ गई, ऊपर उठी नीचे आ गई। तो अणु क्या कर रहे हैं, अपना स्थान चेंज कर रहे हैं, जबकि चालन विधि में स्थान चेंज नहीं कर रहे थे। तो संवहन विधि में क्या होता है, तरल और गैसों में ऊष्मा स्थानांतरण किससे होता है, संवहन विधि से। अणु गर्म होकर अपना स्थान बदल देते हैं, क्योंकि अणु गर्म हो जाते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं और ठंडे अणु का होते हैं नीचे बैठ जाते हैं। तो कौन सी विधि हो गई, ये संवहन विधि हो गई। यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है पृथ्वी का वायुमंडल कौन सी विधि से गर्म होता है, संवहन विधि से गर्म होता है। पृथ्वी का वायुमंडल कैसा गर्म होगा, संवहन विधि से गर्म होगा। क्यों, क्योंकि जब सूरज निकलेगा ज़मीन गर्म होगी, ज़मीन से टकराने वाली हवा गर्म हो जाएगी, हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, ठंडी हवा नीचे आ जाएगी, फिर वो भी गर्म हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी, ठंडी नीचे आ जाएगी। ऐसा करके पूरा वायुमंडल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो कौन सी विधि है ये, जब अणु अपना स्थान चेंज कर रहे हैं, तो संवहन विधि। तो पृथ्वी का वायुमंडल किस विधि से गर्म हो रहा है, संवहन विधि से। फ्रिज में कौन सी धाराएँ चल रही हैं, संवहन धाराएँ। फ्रिज में कौन सी धाराएँ चल रही हैं, संवहन धाराएँ चल रही है ना, कि नीचे से गर्म हवा ऊपर उठी, चिलर से ठंडी होकर नीचे आ गई, फिर गर्म हुई, फिर ऊपर उठी और फिर नीचे आ गई। तो ये सब भी क्या है, आपकी संवहन धाराएँ हैं। अब आपके सामने दो चीज़ें हैं, समुद्र समीर और स्थल समीर, ये दोनों संवहन धाराओं के एग्जाम्पल हैं। देखिएगा, ये आपका समुद्र किनारा है, यहाँ समुद्र है और इधर आपका स्थल है, ठीक है ना। अगर मान लो आप गोवा या कहीं और गए हो तो समुद्र किनारा है, ये समुद्र है, ये किनारा है, इधर आपका ज़मीन है, यहाँ दिन पे लोग रहते हैं, बीच जिसे कहते हैं, है ना, सी बीच कहते हैं। अब दिन में कौन सी पवन चलेगी, समुद्र समीर। दिन में कौन सी पवन चलेगी, समुद्र समीर। कैसे चलेगी, समझ लीजिए। देखो, दिन में क्या होगा, दिन में क्या होगा, सूरज निकला, ठीक है ना, समझ लीजिएगा, सूरज निकला, सूरज की रोशनी पड़ी, पानी पे भी पड़ेगी और ज़मीन पे भी पड़ेगी। भाई सूरज तो सबके लिए बराबर निकल रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा, सूरज की गर्मी से ज़मीन पहला गर्म हो जाती है और पानी देर में गर्म होता है। सूरज की गर्मी से ज़मीन पहले गर्म हो जाएगी और पानी देर में गर्म होगा। उसकी वजह है पानी की ऊष्मा धारिता ज़्यादा होती है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा या ऊष्मा धारिता ज़्यादा होती है। विशिष्ट ऊष्मा मतलब है कि पानी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा ऊष्मा की ज़रूरत होती है। ये वाली बात हम कोर फिजिक्स में करेंगे, ऐसा क्यों होता है। अगर आप एग्जाम्पल समझें तो समझिएगा कि जब धूप निकलती है तो आप छत पर जाइए, थोड़ा सा पानी रखे आइए बाल्टी में, आप 2 घंटे बाद जाना तो आपकी छत तो गर्म हो गई होगी, लेकिन पानी आपका गर्म नहीं होगा। धीरे धीरे शाम होते होते फिर आप दोपहर के बाद जाते हैं, तब आपको दिखता है कि हाँ पानी गर्म हो गया है। यानी कि छत की जो आपकी छत है वो तो जल्दी गर्म हो जाएगी, पानी देर में गर्म होगा। लेकिन जब रात हो जाएगी, सूरज छिप जाएगा, तब आप देखेगा आपकी ज़मीन ठंडी हो जाएगी जल्दी ही, लेकिन पानी अब देर में गर्म होगा, क्योंकि देर में ठंडा होगा। पानी देर से गर्म हुआ है और देर में ही ठंडा होगा। धरती जल्दी गर्म हो गई और जल्दी ठंडी हो जाती है। अब समझिएगा, आप संवहन धाराओं के एग्जाम्पल हैं समुद्र समीर और स्थल समीर। दिन में, दिन की बात हो रही है ना, सूरज निकला, सूरज की गर्मी समुद्र पे भी पड़ी और ज़मीन पे भी पड़ी, तो सबसे पहले कौन गर्म होगा, ये गर्म हो जाएगा। स्थल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। समुद्र भी गर्म नहीं है, स्थल गर्म है, क्योंकि सबसे पहले भूखंड गर्म होते हैं। जब ये गर्म हो जाएगा तो स्थल की जो हवा है वो भी तो गर्म हो जाएगी। जब इस एरिया की ज़मीन गर्म है तो इस एरिया की जो हवा वो गर्म हो जाएगी, और गर्म हवा कहाँ उठ जाएगी, ऊपर, क्योंकि गर्म हवा हल्की हो जाती है। जब इस एरिया में गर्म हवा ऊपर उठ जाएगी तो इस एरिया में हवा कम हो जाएगी, जैसे कहेंगे निम्न वायुदाब का क्षेत्र, लो एयर प्रेशर जोन। जब यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठ गई तो इस एरिया में क्या हो जाएगा, लो एयर प्रेशर जोन। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा कि यहाँ पे वायु का दाब कम हो जाएगा, और जब वायु दाब कम हो जाएगा तो समुद्र की तरफ से हवाएं चलेंगी इसको भरने के लिए। जब यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी तो समुद्र से हवाएं चलेंगी इस स्थान को फिल करने के लिए। ध्यान रखिएगा, प्रकृति का नियम है कि जब भी कोई स्थान खाली हो जाता है तो उसे भरने कोई ना कोई आ जाता है। यही रीज़न है कि जब दिन में सूरज निकलेगा और सबसे पहले ज़मीन गर्म हो जाएगी तो ज़मीन से गर्म हवा टकरा, ज़मीन से हवा टकरा गर्म हो जाएगी और गर्म हवा ऊपर उठ जाएगी। ऊपर उठने के बाद जगह खाली हो जाएगी वहाँ पे,
है ना। निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाएगा, उसको भरने के लिए समुद्र से हवाएं चलेंगी, और समुद्र भी गर्म नहीं है, ठंडा है, तो दिन में जो हवाएं चलेंगी वो कैसी चलेंगी, ठंडी होंगी, और उनकी दिशा क्या होगी, समुद्र से स्थल की तरफ, जल से स्थल की तरफ समुद्र से चल रही हैं। तो क्या कहेंगे इनको, समुद्र समीर कहेंगे। क्या कहेंगे, समुद्र समीर कहेंगे, कि दिन में सूरज की गर्मी से यहाँ की हवा उठ के ऊपर गई और समुद्र से हवा यहाँ आ गई, तो दिन में किनारे कैसे होंगे, ठंडे होंगे। समुद्र समीर चलेगा ना दिन में, चलेगा ना दिन में, समुद्र की ओर से चल रहा है, तो समुद्र समीर दिन में चलेगा। इसलिए समुद्र के किनारे दिन में क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। आपने देखा होगा कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, लोग समुद्र के किनारे रहते हैं दिन में, क्योंकि दिन में क्या है, सूरज की धूप तो पड़ रही है लेकिन समुद्र से ठंडी हवा आ रही है। उसकी वजह मैंने बताई कि सूरज की गर्मी से यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, यहाँ का स्थान खाली हो जाता है, तो यहाँ स्थान भरने के लिए समुद्र से हवाएं चलने लगती हैं, जिनको समुद्र समीर कहते हैं। इसीलिए दिन में समुद्र किनारे क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। अब देखिएगा रात हो गई, अब दूसरा कंडीशन है, बात करेंगे स्थल समीर की। अभी तो हवाएं समुद्र से चल रही थी स्थल की तरफ, इसलिए समुद्र समीर कह रहे थे, जिनकी वजह से किनारे दिन में क्या थे, ठंडे थे। अब बात करेंगे रात की। रात आ गई और चंदा मामा आ गए, ठीक है ना, चंद्रमा निकल आया है। देखिएगा रात होते होते क्या होगा, शाम हुई, सूरज छिप गया, जो ज़मीन गर्म थी अब वो धीरे धीरे ठंडी हो रही है, और जो समुद्र जो पूरे दिन ठंडा रहा था, पूरे दिन की गर्मी सोखने के बाद अब समुद्र का पानी कैसा हो गया है, गर्म हो गया है। जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, छत पर आप पानी रख के आते हैं कि ज़मीन जल्दी ठंडी होती है और जल्दी गर्म होती है। सुबह धूप निकली, ज़मीन गर्म हो गई छत वाली, और शाम को आते ठंडी हो गई, लेकिन पानी देर से गर्म होगा, देर से ही ठंडा होगा। रात जैसे ही हुई अब समुद्र का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। समुद्र का तापमान क्या है अब, किसकी तुलना में, किनारे यानी स्थल की तुलना में समुद्र का तापमान क्या है, अब ज़्यादा है। अब समुद्र गर्म है तो समुद्र की हवा टकरा के ऊपर जाएगी। दिन में ज़मीन गर्म थी तो ज़मीन की हवा गर्म होकर ऊपर जा रही थी। अब रात में समुद्र का तापमान ज़्यादा है, समुद्र से हवा कहाँ चली जाएगी, ऊपर, क्योंकि समुद्र के टच में, समुद्र के पानी के संपर्क में जो हवा आएगी वो गर्म हो जाएगी, गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी। दिन में यहाँ स्थान खाली हो गया था क्योंकि यहाँ की हवा ऊपर उठ गई थी गर्म होकर, और रात में यहाँ की हवा ऊपर उठ रही है क्योंकि ये गर्म हो गया है। तो दिन में हवाएं चल रही थी इधर, क्योंकि इधर स्थान खाली था, और रात में हवाएं किधर चलेंगी, इधर चलेंगी। तो किधर चल रही है, स्थल से चल रही है ना, इधर की ओर स्थल चल रही है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, हवा गर्म हवा यहाँ उठ के आ जाएगी। तो रात में क्या हो जाएगा, रात में स्थल तो गर्म हो जाएंगे और समुद्र कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और रात में हवा चल किधर से रही है, स्थल से चल रही है, किधर की तरफ, समुद्र की तरफ, तो क्या कहेंगे, इसको स्थल समीर कहेंगे। ये किसकी वजह चल रही है, संवहन की वजह से, क्योंकि यहाँ की हवा इधर पहुँच रही है, यहाँ की यहाँ आ रही है। दिन में यहाँ की इधर आ रही थी और यहाँ की इधर जा रही थी, क्योंकि यहाँ गर्म हो रहा था, हवा गर्म होकर ऊपर उठ रही थी दिन में, रात में यहाँ से हवा गर्म होकर ऊपर उठ रही है। तो ये काय के एग्जाम्पल है, समुद्र समीर और स्थल समीर के एग्जाम्पल हैं। समुद्र समीर दिन में चलता है इसलिए दिन में समुद्र किनारे ठंडे होते हैं, स्थल समीर रात में चलता है इसलिए रात में समुद्र किनारे गर्म हो जाते हैं। तो रात में समुद्र किनारे पर आपने देखा होगा कोई नहीं जाता, क्योंकि रात में गर्म हवाएँ चलती हैं। फ्रिज का एग्जाम्पल बता दिया। अगला आपका ऊष्मा संचरण की जो विधि है उसका नाम है विकिरण, रेडिएशन। तो देखिएगा, हमने बात करी चालन की, ऊष्मा हीट ट्रांसफ़र की पहली विधि चालन, माध्यम की आवश्यकता थी, माध्यम की आवश्यकता थी। ठोस में किस विधि से हो रहा था, हीट ट्रांसफ़र चालन की विधि से। पारे में भी हो रहा था। चालन में अणु अपना स्थान नहीं बदल रहे थे, अपना स्थान नहीं चेंज कर रहे थे। अब दूसरी बात करी संवहन की, तो संवहन में क्या हो रहे थे, अणु अपना स्थान चेंज कर रहे थे, लेकिन संवहन में भी माध्यम की आवश्यकता थी। माध्यम या तो तरल हो, तरल अर्थात या तो द्रव हो या गैस हो। इसमें माध्यम ठोस होना चाहिए, लेकिन इन दोनों में माध्यम की आवश्यकता थी कि चालन में ठोस माध्यम चाहिए, संवहन में तरल मिल जाए, द्रव या गैस मिल जाए। लेकिन तीसरी जो विधि है ऊष्मा ट्रांसफ़र की, हीट ट्रांसफ़र, उसका नाम है विकिरण, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल समझिए, सूरज से जो ऊष्मा आती है, सूरज से जो ऊष्मा आती है तो पृथ्वी तक रास्ते में कहीं भी कोई माध्यम है ही नहीं, क्योंकि अंतरिक्ष में क्या है, निर्वात है। देखिएगा, ये आपकी पृथ्वी है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये आपका सूर्य है, ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से जो हीट आ रही है वो काय के माध्यम से आ रही है, विकिरण के माध्यम से, क्योंकि रास्ते में कोई माध्यम नहीं है, रास्ते में कोई माध्यम नहीं है। अगर आप यहाँ खड़े हुए हैं और रास्ते कहीं बराबर में आग जल रही है
और आग की वजह से आपको गर्मी का एहसास हो रहा है, तो वो किसके माध्यम से हो रहा है? विकिरण के माध्यम से हो रहा है। बराबर में चूल्हा जल रहा है, आप खड़े हुए हैं और आपको गर्मी का एहसास हो रहा है, तो काय के माध्यम से हो रहा है? विकिरण के माध्यम से हो रहा है। तो ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता ना हो। अच्छे समझ लीजिएगा, चालन में माध्यम की आवश्यकता थी क्योंकि ठोस माध्यम जरूरी था, उसमें अणु स्थान चेंज नहीं कर रहे थे। संवहन में भी माध्यम की आवश्यकता थी, लेकिन संवहन में माध्यम कैसा होना चाहिए था? या तो द्रव या गैस। संवहन विधि में भी ऊष्मा ट्रांसफर हो रही थी, लेकिन माध्यम की आवश्यकता थी। माध्यम या तो द्रव होता या गैस होती, लेकिन विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं है, बिना माध्यम के भी हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। तो विकिरण विधि में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा काय के माध्यम से पहुंचती है? विकिरण के माध्यम से पहुंचती है, ठीक है ना। पृथ्वी पर सूर्य की जो ऊष्मा है वो किस माध्यम से पहुंचती है? विकिरण माध्यम से पहुंचती है। अब बात करते हैं ऊष्मा अवशोषक की और ऊष्मा परावर्तक की। याद रखिएगा, वो वस्तुएं जो ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेती हैं आसानी से, वो वस्तुएं जो ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेती हैं आसानी से, उन्हें ऊष्मा की अवशोषक कहा जाता है। और जो वस्तुएं ऊष्मा को अवशोषित नहीं करती, रिफ्लेक्ट कर देती हैं कि उन पर ऊष्मा पड़ी और टकरा के वापस हो गई, उन्हें ऊष्मा के परावर्तक कहते हैं। याद रखिएगा, अर्थात ऊष्मा अवशोषक हीट एब्जॉर्बर और ऊष्मा परावर्तक हीट रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टर। याद रखिएगा, वे वस्तुएं जो ऊष्मा को एक्सेप्ट कर लेती हैं, ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं, उन्हें ऊष्मा के अवशोषक कहा जाता है। जो ऊष्मा को अवशोषित नहीं करती हैं उसको रिफ्लेक्ट कर देती हैं, परावर्तित कर देती हैं। परावर्तित का मतलब है टकरा के वापस लौट जाना, उन्हें ऊष्मा के परावर्तक कहते हैं। देखिएगा क्या लिखा है, जो वस्तुएं ऊष्मा का अवशोषण करती हैं उन्हें ऊष्मा अवशोषक कहा जाता है। गहरे रंग की वस्तुएं, जितने भी गहरे रंग की वस्तुएं होंगी वो सब ऊष्मा की अवशोषक होंगी। इसीलिए सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं। आप भी जानते हैं डार्क पहना जाता है, क्योंकि जितना डार्क कलर होगा उतना ही वो हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, उतनी ही हमारे बॉडी में गर्मी रहेगी। लेकिन अगर हम हल्के रंग के कपड़े की बात करें, वो ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जो वस्तुएं ऊष्मा को परावर्तित कर देती हैं, रिफ्लेक्ट कर देती हैं, उन्हें ऊष्मा परावर्तक कहा जाता है। हल्के रंग की वस्तुएं चमकदार सतह, हल्के रंग की वस्तुएं सब क्या करती हैं? ऊष्मा को परावर्तित कर देती हैं। तो आपने देखा होगा गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। चमकदार सतह, अगर चमकदार सतह है फिर चाहे वो किसी भी कलर की सही, ध्यान रखिएगा। नॉर्मली गहरे रंग की वस्तुएं तो ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेंगी, ऊष्मा को खींच लेंगी अपनी ओर। लेकिन अगर कोई वस्तु चमकदार सतह वाली है, किसी वस्तु की सतह कैसी है? चमकदार है, तो फिर वो चाहे किसी भी रंग की हो, चाहे वो काली ही क्यों ना हो, याद रखना फिर वो ऊष्मा को अवशोषित नहीं करेगी। एग्जाम्पल से समझिए, एक व्यक्ति ने कपड़े के जूते पहने हैं, हरे रंग के हैं या किसी हल्के रंग के हैं, ठीक है ना। एक व्यक्ति ने चमड़े के जूते पहने हैं, चमड़े के जूते, और कैसे हैं? वो काले हैं, लेकिन कैसे हैं? चमकदार हैं, पॉलिश है उन पर, चमकदार हैं। अब आपसे पूछा जाए कौन ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित करेगा, तो आप सोचोगे भाई हल्का रंग है, ये कम करेगा, ये ज़्यादा करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर केवल चमड़े के जूते काले लिखा होता तो ये ज़्यादा ऊष्मा को एब्जॉर्ब करते, लेकिन शब्द क्या जड़ा हुआ? चमकदार। अगर सतह चमकदार है, अगर सतह चमकदार है, फिर चाहे वस्तु किसी भी रंग की हो, वो ऊष्मा को एब्जॉर्ब ना के बराबर करेगी। नॉर्मली हल्के रंग की वस्तुएं ऊष्मा को कम अवशोषित करती हैं, गहरे रंग की ज़्यादा करती हैं। लेकिन अगर सतह चमकदार है तो वो ऊष्मा को अवशोषित कम करेगी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो ऊष्मा के अवशोषक वो वस्तुएं जो ऊष्मा का अवशोषण करती हैं, गहरे रंग की वस्तुएं ऊष्मा का अवशोषण करती हैं। इसीलिए सर्दियों में गर्म रखने के लिए गहरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं। ऊष्मा का परावर्तक वे वस्तुएं जो ऊष्मा को परावर्तित करती हैं, हल्के रंग की वस्तुएं ऊष्मा को परावर्तित करती हैं। गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहने जाते हैं। और चमकदार सतह अगर किसी की है तो वो ऊष्मा को परावर्तित करेगी, चाहे फिर वो किसी भी रंग की हो। अब देखिएगा, दो चीज़ें आपके सामने हैं, गलनांक और हेमांक। गलनांक इसे कहते हैं फ्रीजिंग, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट हो रही है कोई चीज़, मेल्ट है ना, पिघलना, गलना, गलनांक। दूसरी है आपकी हेमांक। हेमांक हिम प्लस अंक है ना। हेमांक क्या है आपका? हिम माने बर्फ, अंक माने नंबर, तो क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट। सही है ना। देखिए ये दोनों एक ही चीज़ है। अगर कोई वस्तु किसी टेम्परेचर पर गलने लगे, कोई वस्तु किसी टेम्परेचर पर गलने लगे,
या कोई वस्तु किसी टेम्परेचर पर जमने लगे, गलने लगे या जमने लगे तो उस वस्तु को या तो मेल्टिंग पॉइंट कह दो या फ्रीजिंग पॉइंट कह दो, दोनों एक ही बात है। तो क्या लिखा है, जिस ताप पर ठोस तरल में या तरल ठोस में बदलता है ना। कोई भी तरल पदार्थ है वो काय में बदल रहा है, ठोस में। कोई द्रव है आपका वो काय में बदल रहा है, द्रव कर लीजिएगा यहाँ पर, सही है ना, क्योंकि तरल करेंगे तो कंडीशन चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। तरल में आपका सारी चीज़ आ जाती हैं। तो देखिएगा द्रव की बात करें तो द्रव ठोस में बदल रहा है या ठोस द्रव में बदल रहा है, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं, हिमांक कहते हैं, दोनों एक ही बात है। तो पानी का कितना होता है गलनांक या हिमांक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी बर्फ़ में बदलता है तब भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और बर्फ़ पानी में बदलती है तब भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो बदल जाती है, याद रखिएगा। दूसरा आपका है क्वथनांक, इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। जिस ताप पर कोई भी द्रव है वो क्या हो रहा है, उबल रहा है। उबल रहा है यानी काय में बदल रहा है, भाप में बदल रहा है। उबलेगा तभी तो भाप बनेगी। तो जिस तापमान पर कोई भी द्रव है ना, कोई भी क्या है, कोई भी द्रव काय में बदल जाए, भाप में बदल जाए, काय में बदल जाए, भाप में बदल जाए या उबलने लगे, वह तापमान क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और पानी का कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होता है। आशा करता हूँ ऊष्मा स्थानांतरण की विधियाँ, ऊष्मा अवशोषक, ऊष्मा परावर्तक, ये सब आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर अगले लेक्चर में, एक वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।